नमस्ते दोस्तों। तो आपके सामने साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया T20 शुरू हो गया होगा। मज़ा तो बहुत आया होगा आप लोगों को। सब भूल गए होंगे क्या हुआ हमारे साथ। कुछ बातों पर चर्चा करना है। हमें भी बड़ी खुशी है कि इंडिया जीत गई। कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। शुरू करते हैं टीम सिलेक्शन पर। देखिए, ये तो आपने देख ही लिया होगा, हर जगह एक ही चीज़ हो रहा है। संजू सैमसन की जय जय हो रही है। बिल्कुल सही चीज़ हो रही है। हम भी इसी चीज़ को बोल रहे थे कि जो प्लेयर फॉर्म में हैं, जो प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, उन प्लेयरों को चांस दिया जाए। अब संजू सैमसन को चांस दिया गया, उन्होंने प्रूव कर दिया। बैक टू बैक 2 सेंचुरी मारी है भाई उसने। अब आप ऐसे प्लेयरों को कैसे आप बाहर बिठा सकते हैं, और जो डिजर्विंग नहीं है, जैसे कि हमारे KL राहुल, जैसे हमारे हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस आप बताइए क्या था। ना बैट से था, ना बॉल से था। उन्होंने किया क्या? वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं हमारी टीम में। ना उन्होंने बॉल से कुछ प्रदर्शन किया, ना उन्होंने बैटिंग से कुछ किया। संजू सैमसन ने अकेले आधा रन बनाया, सेंचुरी बनाया, और जब लास्ट के 5 ओवर रह गए थे तब क्या हुआ? ताश के पत्तों की तरह पूरी टीम ढह गई। 50 रन भी नहीं बना पाए मिलके आखिरी के बैट्समैन। तो यहाँ पे हमारे लिए एक चिंताजनक चीज़ है जो अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, वो ये है कि अभी भी हमारी टीम में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। जो कुचले बैट्समैन हैं वो रन नहीं बना रहे। आज संजू सैमसन चल गए तो रन बन गया, मान लीजिए वो नहीं रन बनाते तो फिर शायद हम हार जाते। बिल्कुल बिल्कुल। और कंडीशंस बिल्कुल साउथ अफ्रीका को फेवर कर रहे थे। टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता था और पूरा एडवांटेज था। कुछ किस्मत भारत के साथ थी, बारिश नहीं हुई, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ, नहीं तो मैच फंस भी सकता था। और संजू सैमसन ने साबित किया है कि वो क्यों टीम में है। एक विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया को मिला है और ह्यूमिलिटी देखिए बंदे की। सेंचुरी ठोका है लेकिन कोई एक्सुबरेंस नहीं है। बिल्कुल उसने अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छा बैटिंग किया। हम मनाएंगे, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या है? उसको अभी भी साबित करना होगा। विडंबना ये है कि उस प्लेयर को अभी भी साबित करना होगा। उसका टीम में अभी भी पोजीशन फिक्स नहीं है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। आज के मैच से एक और चीज़ ऐसा फील हो रहा था कि सैमसन किसी और ही पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। जिस हिसाब से उनका फुटवर्क था और वो प्रेशर में डाले हुए थे बॉलर्स को, और बाकी जितने बैट्समैन थे उन्होंने जिस हिसाब से हावी होने दिया अपने ऊपर प्रेशर को, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सैमसन की जो क्वालिटी है वो एक नेक्स्ट लेवल की है। और मैं यहाँ पे सूर्या को एक क्रेडिट देना चाहूँगा। उसने बैक किया और सैमसन को वो स्पेस दिया जहाँ पे वो खुल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के, और उसका क्या रोल है इसका बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अब उसके दिमाग में मुझे दिख रहा है, और उसी का जो रिजल्ट है वो ग्राउंड पे दिख रहा है। जहाँ तक पांड्या की बात है तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि एक दो जो परफॉर्मेंस उसने बैक में किया है और जो वर्ल्ड कप में उसने जो लास्ट ओवर फेंका, उसके बाद से फिर से वो पम्प्ड अप हो चुका है और वो एक्स्ट्रा एग्रेसिवनेस फील्ड पे भी दिखा रहा है और बॉलर्स को मिसगाइड कर रहा है या फिर अनवांटेड गाइडेंस देने लगा है फिर से, जिसका असर एक तरह से यूनिटी जो टीम की थी वो वापस से ब्रेक होती दिख रही है। तो मुझे लगता है कि पांड्या को एक बैकफुट पे जाना चाहिए और अपने गेम पे फोकस करके और अपने रिजल्ट पे उसको फोकस करना चाहिए। भारत का मुझे लगता है कम से कम 250 रन बनना चाहिए था। जिस हिसाब से संजू सैमसन ने अपना प्लेटफॉर्म बना के गए, उन्होंने सेंचुरी बनाई, उसके बाद बाकी के बैट्समैनों को मिल के कम से कम 250 रन बनाना चाहिए था। हम 203 रन पे सिमट गए हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए एक सोचने की बात ये है कि कोई बैट्समैन आपका आधा रन बना दे रहा है तो बाकी टीम क्यों उसको हल्के में ले रही है? क्या ये टीम गेम नहीं है? क्या बाकी के बैट्समैनों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम एक अच्छा टारगेट देके जाएं? क्यों हार्दिक पांड्या लास्ट में सिंगल, जब उनसे रिंकू सिंह स्ट्राइक मांग रहे थे तब हार्दिक पांड्या क्यों उनको सिंगल नहीं दे रहे थे? क्या ये इंडिविजुअल गेम है? क्या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है? क्या हार्दिक पांड्या ये दिखाने में लगे हैं कि वो रिंकू सिंह से अच्छे बैट्समैन हैं? क्या ऐसे करके आप ये साबित कर रहे हैं कि आप इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं? ये तो टीम प्लेयर, ये तो क्रिकेट जो गेम है
ये तो टीम प्लेयरों की है। आप सबको एक दूसरे को मौका देना है और जहाँ भी सिंगल डबल मिले हमें चुराना है। तो ये नेगेटिव थिंकिंग है जो मैंने नोटिस की मैच के दौरान, खास करके हार्दिक पांड्या की तरफ से, जिस पे हमें इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है। टीम सिलेक्शन में भी क्या कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है? अब देखिए, अचानक से एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये आवेश खान साहब कहाँ थे इतने दिनों से? ये तो नजर ही नहीं आए थे कहीं, और अचानक से ये टीम में फ्रंट लाइन बॉलर बन के उभरे हैं। क्या आवेश खान वर्ल्ड कप में थे? नहीं थे। तो वर्ल्ड कप की टीम कहाँ गई? वर्ल्ड कप में कौन थे फास्ट बॉलर? शमी थे। तो शमी को क्यों नहीं मौका दिया गया वापस आने का? क्या आवेश खान शमी से अच्छे बॉलर हैं? मुझे तो कोई धार नहीं दिखी उनके गेंदबाजी में, सही बताएं तो कोई भी धार नहीं, ना पेस है, ना कोई बॉल हरकत कर रहा है, ना कुछ वो वेरिएशन ला रहे हैं। विकेट मिल गया उनको 2, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी निराशा हो गई उनकी बॉलिंग से। ये बहुत ही अच्छा मौका था मोहम्मद शमी की वापसी कराने की, क्योंकि एक वही तेज गेंदबाज हमें दिख रहे हैं अभी बुमराह के बाद जो देश के पास हैं, और जब वो कह रहे हैं कि वो उपलब्ध हैं तब उन्हें मौका नहीं देना। और वर्ल्ड कप के दौरान एक वही बॉलर था जिसने तेज गेंदबाजी अपने कंधे पे उठाई थी। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि मतलब जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्हें वापसी करने का मौका नहीं दिया जा रहा। कोई ऐसा गेंदबाज जो आउट ऑफ टच है उसे अचानक से टीम में उतार दिया जा रहा है, और ये उनके परफॉर्मेंस में दिख रहा है साफ साफ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है गौतम गंभीर ने जो स्ट्रेटेजी लेके आया है कि हर फॉर्मेट में अलग अलग प्लेयर्स का ग्रुप बनाना है, उसका ही असर है। और आवेश खान और ऐसे जितने बॉलर्स हैं, इनका दूर दूर तक कहीं कोई वो नहीं था, नाम नहीं था, लेकिन ये नए स्ट्रेटेजी के तहत ये इन लोगों को मौका मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस्टेब्लिश प्लेयर्स जो पहले से प्रूव करते आ रहे हैं अपने आप को, उनके मेंटल कॉन्फिडेंस पे ये बहुत बड़ा चोट है, क्योंकि एक मैच 2 मैच नहीं खेलना, उसके बाद फिर प्रेशर में आके फिर अंडर परफॉर्म करना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। और जब कोई अपने प्लेस के लिए खेलने लगता है तो फिर वो अटैक भूल जाता है, वो फिर डिफेंस मोड में जाता है, विकेट नहीं लेता है, और अंत में नुकसान पूरी टीम को उठाना पड़ता है। तो हमें अपने जो टॉप 5 बॉलर्स हैं पेस डिपार्टमेंट में और स्पिन में, उन्हें आइडेंटिफाई करके अक्रॉस फॉर्मेट्स उन्हें मौका देना होगा। अब ये जैसे बिश्नोई आ गया, हमने चहल को पहले ये बाहर कर दिया, और वो जो चहल है वो भी बाहर है। ये लोग बहुत अच्छा प्रूव करते हुए आ रहे हैं अपने आप को, लेकिन अचानक से उन्हें हमने साइलेंट कर दिया। चहल जो है वो हमेशा से ही एक अटैकिंग बैट्समैन रहा है, बॉलर रहा है जो विकेट के लिए जाता है। बेंगलुरु जैसे पिच पे भी वो विकेट के लिए जाता है और उसको विकेट मिलती है, क्योंकि वो 1-2 छक्का पिटा जाएगा, लेकिन वो फिर भी अपना लूप और अपना वेरिएशन को भूलता नहीं है। लेकिन ये जो नए नए बॉलर्स हैं, ये अपना लाइन एंड लेंथ पहले ही स्पीड में फेंकने लगते हैं कि मुझे बस कम रन देना है, और जिसका असर पूरी टीम के अप्रोच पे और मेंटल उस पे जाता है। तो ऐसे साइडलाइन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से बॉलर्स को। लेकिन क्या कहेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस हमें दिखा कोचिंग के मामले में, कोच गौतम गंभीर और कोच वीवीएस लक्ष्मण के बीच में? देखिए, वीवीएस लक्ष्मण बड़े ही सुलझे हुए खिलाड़ी थे, और वो उनकी पर्सनालिटी भी काफ़ी सुलझी हुई है। और हमारे जो गंभीर साहब हैं वो काफ़ी एग्रेसिव टाइप की पर्सनालिटी है उनकी। जब वो खेलते थे तब भी उनके बॉडी लैंग्वेज एग्रेशन झलकता था, और जो उनको टीवी पे मैंने जितना देखा है उसमें भी यही दिखता है कि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और एग्रेसिव टाइप के इंडिविजुअल हैं। तो मानो या ना मानो, पर ये चीज़ आपके ड्रेसिंग रूम में रिफ्लेक्ट करती है। सही कहा आपने। और मुझे तो लगता है कि T20 टीम में काफ़ी ज़्यादा मुझे उत्साह दिख रहा है, क्योंकि उसके कप्तान भी सुलझे हुए हैं और कोच भी सुलझे हुए हैं। बस ये थोड़ी मोड़ी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और एक साउथ अफ्रीका ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, उस पर भी हम चर्चा छोटी सी कर लेते हैं। मौसम उनके फेवर में,
हाँ, पूरा क्लाउडी इन्वायरमेंट था, टॉस आपने जीता, पहले बॉलिंग करने का आपने फैसला लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि पहला ओवर फास्ट बॉलर को कराने के बाद आपने 2 ओवर स्पिनर से करा दिया और एक ज़बरदस्त कमबैक करने का मौका मिल गया इंडियन क्रिकेट टीम को, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे। तो ये इस पर थोड़ा बताएं कि ये आपको ये क्या डिसीजन लगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जो ओपनर है अभिषेक शर्मा जी, वो स्पिन के विरुद्ध बढ़िया नहीं खेलते, और साउथ अफ्रीका को ऐसा लगा कि अगर हम स्पिनर पहले डाल देंगे तो उनकी विकेट मिल जाएगी, और उनकी विकेट मिल भी गई। हाँ, लेकिन उसको चौथे ओवर में फास्ट बॉलर ने आउट किया पहले ही बॉल पर। तो ये थोड़ा सा क्रिकेट में जिसको कहते हैं कि आपका दांव उल्टा भी पड़ जाता है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जो अभी जो हाल में जो सीरीज इंडिया हारी है 3-0 से, ये उसका ये मेंटल गेम ये इन्होंने खेलने का कोशिश किया, क्योंकि इंडिया एक्सपोज हो गई स्पिन के खिलाफ। तो इन्होंने एक प्रेशर बनाना चाहा और मेंटली, लेकिन वो ये शायद भूल गए कि T20 की जो टीम है वो एकदम अलग टीम है और टेस्ट मैच की अलग टीम है, तो वो मेंटल वो माइंड गेम कर नहीं पाए, और इंडिया ने उन्हें, खासकर संजू सैमसन ने बहुत ही अटैकिंग अप्रोच के साथ इन बॉलर्स का लाइन और लेंथ पहले ही बिगाड़ दिया। और संजू सैमसन का फ्रंट और बैक दोनों ही गेम बहुत ही सुलझा हुआ है, और वो इसलिए कभी वो बॉलर के बॉल पे आगे बढ़ के भी मारता है, उसी बॉल को पीछे से कट भी मार देता है, तो बॉलर के पास ज़्यादा चांस है नहीं उसके खिलाफ। और ऐसे 1-2 प्लेयर्स जब रहते हैं किसी भी बैटिंग ऑर्डर में, तो पूरी टीम ही रिलैक्स रहती है, और उसका माहौल पूरी टीम में दिखता है। जो अभी T20 हमारी जो टीम है बैट्समैन ऑर्डर, वो काफ़ी रिलैक्स दिख रही है, जिसका कारण संजू सैमसन एट द टॉप है। देखिए, संजू सैमसन ने बहुत ही अच्छी पारी खेली, नो डाउट, उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन बस ये है कि बाकी के खिलाड़ी अपने आप को गेम से ऊपर समझ रहे हैं अभी भी उन लोगों ने ये नहीं सीखा टेस्ट मैच की हार के बाद कि कोई भी खिलाड़ी गेम के ऊपर नहीं हो सकता। मैंने हार्दिक पांड्या का रवैया देखा ग्राउंड पे, बिल्कुल ही ऐसा है जैसे कि वो एक स्टार प्लेयर हैं और वो कोई एहसान कर रहे हैं अभी भी टीम में रह के, टीम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं और अगर आपको रन का मौका लग रहा है तो आपको अंधा होकर दौड़ना चाहिए। आपको कभी ये नहीं देखना चाहिए कि आप अच्छे बैट्समैन हैं तो आप ही स्ट्राइक पे रहेंगे। रिंकू सिंह को भी भारत टीम मौका दे रही है, इसलिए दे रही है क्योंकि वो आगे चल के फिनिशर बने। लेकिन अगर आप यही प्रूव करने में लगे रहेंगे कि आप ही बेस्ट हैं, तो आप ना तो अपने यंग प्लेयर्स को कुछ मेंटर कर पाएंगे, ना उन्हें कुछ सिखा पाएंगे, और ना ही आप अपने रवैया में कुछ चेंज ला पाएंगे। इस बार तो संजू सैमसन ने अच्छी इनिंग खेली तो हम जीत गए, पर अगर संजू सैमसन या कोई दूसरा खिलाड़ी अगले मैच में फेल हो जाता है तो क्या पांड्या में ये काबिलियत है कि वो सेंचुरी बना के मैच जिताएंगे? अगर हाँ तो ठीक है, आप स्टार प्लेयर हैं, आप मैच जिताइए, और अगर नहीं तो आप अपने रवैया में चेंज लाइए। देखिए, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो अपने प्रकृति को चेंज कर पाएंगे। अब ये तो टीम डिसीजन है कि वही क्या करें नहीं करें, बट भारत के लिए चिंताजनक हो सकती है अगर उनका शुरुआत अच्छा ना हो और शुरुआती 2-3 झटके लग जाएं, तो आने वाले मैचों में ये एक मुश्किल वाला समय हो सकता है। भारत को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं एक पॉइंट यहाँ पे अर्शदीप के लिए भी बोलना चाहूँगा कि जिस हिसाब से शुरुआत का जो पहला ओवर था उसमें उसको 2 चौके लगे, लेकिन उसने जिस हिसाब से अपना लाइन लेंथ पकड़ के एक गजब का आउटस्विंग निकाला, और वो साफ दिखा रहा था कि बैट्समैन काफ़ी ज़्यादा वो उसको हल्के में ले रहा था, और अर्शदीप ने अपने प्रेशर में डिलीवर किया। तो अर्शदीप से तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छा प्रूव कर रहा है अपने आप को, लेकिन उसके साथ जो बॉलर्स आ रहे हैं फास्ट बॉलर्स, उसमें तो मुझे कोई धार नहीं दिखा। और क्लासेन और ये मिलर की जो पारी थी उसमें भी मुझे थोड़ा सा लगा कि वो बहुत ज़्यादा निकल के मारने के लिए काफ़ी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन बिश्नोई ने उन्हें मौका नहीं दिया, एक भी बॉल उसको परोस के नहीं दिया, जिसके कारण उनका मोमेंटम बनता। तो बिश्नोई को क्रेडिट जाता है कि अंत के ओवर्स में उन्होंने प्रेशर बनाया और इंडिया को मतलब अगर क्लासेन और ये मिलर चल जाते तो काफ़ी टक्कर का मुकाबला हो जाता। एक इंडिया को एडवांटेज था ग्राउंड का, आज तक मैच हारी नहीं है इंडिया इस पिच पर, तो ये एक एडवांटेज है। 100% का रिकॉर्ड हम कैरी करके आगे जा रहे हैं, लेकिन कुछ बिंदु हैं जिन पे हमें ध्यान देना होगा। ओवरऑल आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है, इंडिया इस सीरीज़ में कैसा करेगी?
देखिए, साउथ अफ्रीका ने इस हार से बहुत ही मतलब तगड़ा सीख लिया होगा, और वो ऐसी वैसी टीम नहीं है, वो वापस से कमबैक करेगी और उसने ये सारी कमियां जो हम डिस्कस कर रहे हैं नोटिस की होगी, और अगले मैच में बहुत ही मतलब कड़ाई के साथ वो प्रहार करने वाली है। और भारतीय टीम को इस जीत की खुशी में जो भी मतलब उनमें कमियां हैं उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अभी भी प्लेयरों को गेम से बड़ा मान रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ये टीम भी आगे जाके बिखर जाएगी। क्या अक्षर पटेल को जिम्मेदारी आगे नहीं देनी चाहिए? आपने बॉलिंग भी उनको बहुत लेट कराया, बैटिंग भी आप नीचे भेजते हैं। वो बंदा तो बार बार प्रूव कर रहा है अपने आप को। मुझे कल के मैच में ऐसा लगा कि अक्षर पटेल आउट ऑफ टच था। अब क्या पता उसे कुछ समय चाहिए था क्रीज पे ताकि वो खुल के आ पाए। अगर आप किसी प्लेयर को किसी सीरीज में रखते हैं और एक मैच भी नहीं खिलाते हैं तो ऑब्वियसली उसके कॉन्फिडेंस पे असर पड़ता है। अक्षर पटेल पूरे ही सीरीज में रहे और एक बार भी किसी मैच में उन्हें नहीं लिया गया। मुझे उसका सीधा सीधा असर इस T20 इनिंग्स में उनकी तरफ से जो प्रदर्शन हुआ है उसमें नजर आ रही है। और जिस टाइम पे वो आए थे उस टाइम पे एक बॉल का भी उन्हें समय था नहीं, और जिस हिसाब से उन्होंने खेला तो वो आउट ऑफ टच दिखे। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़े तुरुप के इक्के हैं हमारे लिए, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस हमें बैक करना पड़ेगा और उन्हें टफ सिचुएशंस में कहीं ऊपर भी प्रमोट किया जा सकता है ताकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएं और कुछ बॉल्स को मार के अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्राइक जो उनके स्ट्राइक हिटिंग पावर है उसे वापस वो भरोसा अपना जीतें और फिर वो डिलीवर करें, क्योंकि ऐसे आउट ऑफ टच अगर वो रहेंगे और तो क्रिटिकल मोमेंट्स पे वो फिर एक्सपोज हो जाएंगे। और बॉलिंग में भी उनको थोड़ा सा ऊपर कॉन्फिडेंस देके बॉलिंग कराना चाहिए। और कल तो खैर इतना रन रेट का प्रेशर था कि उनका जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन आगे अगर क्रिटिकल मैच होंगे तो ही विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। देखिए, जब भी कोई खिलाड़ी 50 रन पे 100 रन 50 बॉल पे 100 रन मार देता है तो ये समझिए कि उसने तो मैच आपको जिता ही दिया है। तो ये मैच एक अलग मैच था जिसमें एक खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, पर आने वाले दिनों में ये पॉसिबल नहीं है कि हर दिन कोई खिलाड़ी ऐसा इनिंग खेले। तो क्रिकेट इसलिए टीम गेम कहा जाता है और हर खिलाड़ी को अपने आप को गेम से नीचे मानना चाहिए और अपने आप को कभी ये नहीं मानना चाहिए कि वो अकेले ही स्टार प्लेयर है तो वही परफॉर्म करेगा। तो ऐसा मेरा मानना है कि अभी टीम में अभी भी बहुत सारी गुंजाइशें हैं इम्प्रूवमेंट की, तो हमें जीत की खुशी में अपना इम्प्रूवमेंट नहीं खोना चाहिए और कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहना चाहिए। और रही बात टीम सिलेक्शन की, मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा कि जिस बॉलर ने आपको वर्ल्ड कप जिताया है आप उस बॉलर को अगर इस सीरीज़ में वापसी करने का मौका दे देते तो ऐसा क्या अनर्थ हो जाता। आविश खान ने ऐसा क्या किया है जो आपने उसको शमी के ऊपर रखा है। ठीक है दोस्तों, फिर आज की चर्चा हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों के साथ हम बने रहेंगे, ऐसे ही विशेष बातचीत करके हम कोशिश करेंगे कि हम सब जो कमियां हैं वो आपस में डिस्कस कर पाएँ और किसी तरीके से इस माध्यम से हमारी बातें आप तक पहुंच पाएँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।